बच्चों ये है हमारा लेक्चर 220 और हम कर रहे हैं आपकी एसएस की एनसीईआरटी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में से आपका चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. So hope so today we will be completing this really long chapter. This is a really interesting chapter regarding our independence. So just we are starting from page 123 today, and last lecture we studied about Quit India movement. So आज हम उसी से कंटिन्यू करेंगे. So towards independence and partition. So meanwhile in 1940 the Muslim League had moved a resolution demanding independent states for Muslims in the northwest eastern areas of the country. So उसी समय क्या हुआ 1940 में उसी टाइम जो मुस्लिम लीग थे, मतलब जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने उन्होंने प्रस्ताव रखा, उन्होंने एक डिमांड रखी कि भाई हमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स चाहिए. ठीक है, हमें मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहते हों. ठीक है, वैसा हमें स्टेट चाहिए. और कहाँ चाहिए उनको ये स्टेट? नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री. देश के नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न एरियाज में चाहिए ये स्टेट. द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और पाकिस्तान. उन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि हमें बंटवारा करना है देश का, या उन्होंने ऐसे भी नहीं बोला था हमें पाकिस्तान चाहिए. उन्होंने सिर्फ इतना बोला था हम मुसलमानों के लिए हमको नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट जगह दे दो, हम मुस्लिम्स वहीं रहेंगे इंडिया के अंदर. So why did the league ask for an autonomous arrangement for the Muslims of the subcontinent? अब ऐसा हुआ क्यों मुस्लिम लीग ऐसा क्यों चाह रही थी कि मुस्लिम्स के लिए, जो देश के मुस्लिम्स हैं उनको अलग. ये बात हो रही है पार्टीशन से पहले की. पाकिस्तान नहीं बना था. पाकिस्तान आपको पता है इंडिया से ही बना है. इंडिया के सारे मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान में जाके सेटल हो गए. सो ये उन्हीं से ही बना है. पर तब मुसलमानों ने 1940 में अभी ये डिमांड रखी थी. ठीक है, कि भाई हमें एक अलग राज्य दो. फ्रॉम लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज. अब ये उनको क्या मन में क्या आ गया था 1930s, जैसे 1930 एंड हो रहा था तो मुस्लिम्स के मन में आ गया कि भाई मुस्लिम्स जो हैं हमको वो अलग हिंदू से हम अलग हैं, वैसा लग रहा था उन्हें. In developing this notion, it may have been influenced by the history of tension between some Hindu and Muslim groups in 1920s, 1930s. उनके मन में ऐसी धारणा इसलिए आई क्योंकि दंगे होते रहते थे. 1920s में भी हिंदू मुस्लिम में हुआ था, 1930 में भी हुआ था. So more importantly, the provincial elections of 1937 seemed to have convinced the league that Muslims were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. So एक इलेक्शंस हुए थे तो उसमें भी हिंदूज को ज़्यादा वोटिंग हुई थी. तो उनको पता लग गया 1937 के इलेक्शंस में, उनको पता लग गया कि भाई जो मुस्लिम्स हैं वो हम कम हैं, संख्या में कम हैं यहाँ पे. तो क्योंकि हम कम हैं संख्या में, हमेशा हमें सेकेंड फिडल हम हमेशा सेकेंड पारी ही खेलेंगे. जो फर्स्ट स्पॉट है वो हमेशा हिंदूज का ही रहेगा क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है. हम किसी भी डेमोक्रेसी में जाएंगे हमें दूसरा नंबर ही आएगा हमारा, क्योंकि हमारी संख्या कम है. It feared that Muslims may even go unrepresented. उनको ऐसे भी लगा क्योंकि हर जगह हिंदूज आगे चल रहे हैं, हिंदूज की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसा ना हो कि हमारी जो सारी मांगे हैं उसे कुचल दिया जाए, हमारा कोई महत्व ही ना रहे. The Congress rejection of League's desire to form joint Congress League government in the United Provinces in 1937 also annoyed the League. So कांग्रेस ने रिजेक्ट भी कर दिया था. कांग्रेस ने, ये जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने इच्छा दिखाई थी कि वो जॉइंट कांग्रेस लीग गवर्नमेंट यूनाइटेड प्रोविंस 19 उन्होंने कहा था कि हम एक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं. सो कांग्रेस ने उनको भी मना कर दिया था. सो इससे भी उनको गुस्सा लगा था. ठीक है, उनके मन में पहले ही आ गया था कि हमारे साथ भाई हम मुस्लिम्स हैं, हमारी संख्या कम है तो हमारे साथ भेदभाव हो सकता था. पहले ही उनके मन में ऐसा आ गया था और फिर कांग्रेस ने भी उनको उनकी सरकार बनाने से मना कर दिया था. सो इनके मन में ये बिल्कुल पक्का हो गया कि भाई हमारे साथ तो भेदभाव हो रहा है, हमारे मुस्लिम्स का यहाँ फ्यूचर नहीं है इंडिया कंट्री में. ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पेज नंबर 124 पे कुछ येलो बॉक्सेस देख लेते हैं. सो 124 पे येलो बॉक्सेस, ये फिगर 16 है. मौलाना आज़ाद विद अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942. सो यहाँ ये मौलाना आज़ाद हैं, ये
कांग्रेस वर्किंग कमेटी के दूसरे मेंबर्स के साथ सेवाग्राम में 1942 में है। आज़ाद वॉज बॉर्न इन मिक्का टू अ बंगाली फादर, अरब मदर, वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज। आज़ाद वॉज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, of Wahadat-e-Deen, the essential oneness of all religions, and active participant in Gandhian movements and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah's two-nation theory. ये जो मौलाना आज़ाद हैं, मौलाना आज़ाद गांधी जी के विचारों को बहुत मानते थे और वो सारी भाषाएं जानते थे और वो हिंदू मुस्लिम एकता को बहुत मानते थे। वो चाहते थे हिंदू मुस्लिम एक रहें। और जिन्ना ने प्रपोज किया था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाए और भाई हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। पर मौलाना आज़ाद को ये बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। मौलाना आज़ाद हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे। सो मौलाना आज़ाद एक बहुत ही खुले विचारों वाले इंसान थे। इसके बाद फिगर 17 में है, ये सी राजगोपालाचारी है, ठीक है। सो ये है सी राजगोपालाचारी। गांधी जी से बात करें, ये गांधी जी है और गांधी जिन्ना बातें, मतलब गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में। सो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर द गांधी जिन्ना टॉक्स 1944। सो अब गांधी जी 1944 में ये सी राजगोपालाचारी से बातें कर रहे हैं। सो वो जिन्ना से बातें करने, मतलब अभी जिन्ना से जाके डिस्कस करने वाले हैं। जिन्ना ने प्रपोजल रखा है कि हिंदू पाकिस्तान को अलग करें, हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग करें। मैं आपको पता है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था। तो उससे पहले देखो इतनी सारी मीटिंगें हुई थी, 1942, 44 डिस्कशन ही चल रहा था कि करा जाए कि नहीं करा जाए। क्योंकि मतलब आज आपके लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान एक लग रहा है कि भाई हाँ भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान दिख रहा है, पर वो जो हुआ होगा तो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट तरीके से हुआ होगा, ठीक है। सेंट्रल नेशनल लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, सी राजगोपालाचारी पॉपुलरली नोन एज राजाजी, सर्व्ड एज मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 एंड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। सो यहाँ सी राजगोपालाचारी से इनकी बातें हो रही हैं। वेटरन नेशनलिस्ट एंड, अच्छा सी राजगोपालाचारी कौन है? सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सो वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ। ये एक वेटरन नेशनलिस्ट थे, मतलब बहुत बड़े नेशनलिस्ट थे और सॉल्ट सत्याग्रह के लीडर थे साउथ में, ठीक है। साउथ में उन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। सी राजगोपालाचारी पॉपुलरली नोन एज राजाजी, सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। सो ये जो सी राजगोपालाचारी थे ये राजाजी कहलाते थे। सो ही वॉज नोन एज राजाजी और उन्होंने सर्व्ड एज मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। सो इन्होंने ये मतलब मेंबर थे गवर्नमेंट के 1946 में एंड एज फ्री इंडियाज फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल। सो वो सी राजगोपालाचारी थे, वो फ्री इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे, मतलब पहले गवर्नर जनरल थे। और ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेगोशिएशंस फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 1945 1947। सो इन्होंने भी जो इंडिपेंडेंस की बात चल रही थी ब्रिटिशर्स के साथ, सो इन्होंने भी बहुत सारा, मतलब ये जो टॉक्स में ये भी हिस्सा लेते थे। पटेल हेल्ड फ्रॉम एन इम्पावरिश्ड प्लेजेंट प्रोप्रिएटर फैमिली ऑफ नडियाद, गुजरात के नडियाद से आते थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ के थे वो। फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1918 ऑनवर्ड्स, 1918 से ये फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे। पटेल सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1931। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। और ये हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ये प्रपोजल रखा था इंडिया पाकिस्तान का, ठीक है। इन्हें इंडिया पाकिस्तान का जो विभाजन है, ये जो वो सोच इनके मन में आई थी, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये हैं हमारे महात्मा गांधी जी। सो मोहम्मद अली जिन्ना हैं और ये महात्मा गांधी हैं, बॉम्बे में सितंबर 1944 में। An ambassador of Hindu-Muslim unity until 1920, Jinnah played an important role in making of Lucknow Pact. He reorganized the Muslim after 19 and became the major for the demand for Pakistan. So ये हिंदू मुस्लिम एकता को पहले मानते थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत मानते थे, पर फिर इन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन करवाया और फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बनाई 1934 के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान बने, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा दबाव डालते रहे सब पे, ठीक है। पाकिस्तान बने
उसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव डालते रहे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे भी साइड में इस पेज पे पेज नंबर 125 है। सो यहाँ देखो जवाहरलाल नेहरू 125 पेज पे जवाहरलाल नेहरू के साथ महात्मा गांधी बैठे हुए हैं। ये है फिगर 20। जवाहरलाल नेहरू लिसन्स टू महात्मा गांधी बिफोर बॉम्बे सेशन ऑफ कांग्रेस जुलाई 1946। सो यहाँ पे ये सुन रहे हैं इनको ध्यान से, गांधी जी को सुन रहे हैं जवाहरलाल नेहरू 1946 जुलाई के कांग्रेस सेशन, मतलब बॉम्बे सेशन से पहले। गांधी जी डिसिपल ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड इंटरनेशनलिस्ट, नेहरू वॉज अ लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड ऑफ फ्री इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटी। सो वो गांधी जी को बहुत मानते थे, गांधी जी के स्टूडेंट की तरह थे वो, और वो गांधी जी को बहुत फॉलो करते थे, और उनको इंडिया नेशनल मूवमेंट का आर्किटेक्ट, मतलब सारा उन्होंने प्लान किया था। इंडिया की फ्री इंडिया की इकोनॉमी इन्होंने डिसाइड की थी, पॉलिटी। ठीक है, सो ये जवाहरलाल नेहरू इज़ अ वेरी बिग फिगर। इसके बाद जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब क्या होता है? इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। सो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है? इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। सो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स विद नो रिजर्वेशंस फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। सो जनरल में वो होते हैं, जनरल में वो जगह आती हैं, वो राज्य आते हैं जिनमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता है भाई, सब आ सकते हैं, सब लोग उसमें हिस्सा ले सकते हैं। जनरल मतलब कुछ रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, SC ST OBC कुछ नहीं, जनरल पब्लिक के लिए जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अच्छा, यहाँ ये जो पिक्चर है ये है खान अब्दुल गफर खां, द पाश्तून लीडर। सो ये पिक्चर है खान अब्दुल गफर खां, द पाश्तून लीडर फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद हिज कॉलीग्स एट अ पीस मार्च थ्रू बिहार मार्च 1947। सो यहाँ एक शांति रैली निकाली गई थी मार्च 1947 में। सो खान अब्दुल, मतलब आप देख सकते हो आज़ादी के लिए सारे लोग आगे आए थे। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, खान अब्दुल गफर खान को बादशाह खान भी कहा जाता था। और वो खुदाई खिदमतगार्स, अ पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान्स ऑफ हिज प्रोविंस। उन्होंने पठान्स में ये वाला मूवमेंट चालू करा था, खुदाई खिदमतगार्स। बादशाह खान वॉज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, और ये इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहते थे। ही क्रिटिसाइज्ड हिज कांग्रेस कलीग्स फॉर एग्रीइंग टू 1947 डिविजन्स। सो 1947 में जब कांग्रेस मान गई थी कि इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो, सो इन्होंने ये अपोज किया था बादशाह खान ने। ठीक है, सो ये इस तरह से सब लोग, कांग्रेस में बहुत सारे नेता हिस्सा थे। ठीक है, सो द कांग्रेस फेल्ड टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेज इन द 1930s, अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। सो कांग्रेस फेल हो गई थी, वो मुस्लिम मास को, मतलब जो मुस्लिम लोग थे 1930 में उनको कन्विंस नहीं कर पा रही थी, और जो मुस्लिम लीग थे वो लोग अपना सपोर्ट बढ़ाए जा रहे थे, मतलब वो अपना ही अलग मुसलमानों का बढ़ाए जा रहे थे। इट सॉट टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन मोस्ट कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल। ये जो मुस्लिम लीग थी वो अपना मुसलमान भाइयों का सपोर्ट इस तरह से बढ़ाए जा रही थी कि जब सारे हिंदू लीडर्स जेल में थे तो वो अपना सपोर्ट बढ़ाए जा रही थी मुसलमानों का। At the end of war in 1945, the British opened negotiations between Congress, the League, and themselves for the independence of India. अब वॉर एंड हुई 1945 में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी वो पूरी हुई, तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नेगोशिएशंस की बात करी, कांग्रेस, लीग और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बारे में बातचीत करना चालू किया कि चलो भाई अब हम भारत को आज़ाद करते हैं। द टॉक्स फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक पर्सन ऑफ इंडियाज मुस्लिम्स। ये बातें फेल गई, क्यों? क्योंकि वहाँ उसमें इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी, मुसलमानों की बात नहीं हो रही थी, उनको मुसलमानों की बात करनी थी। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट। अभी कांग्रेस अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में नहीं मान रही थी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे मुसलमानों को अलग नहीं होना था, मतलब सब लोग इसके साथ नहीं थे कि अलग हो हिंदुस्तान पाकिस्तान। इलेक्शंस टू द प्रोविंसेस वर अगेन हेल्ड इन 1946। फिर से 1946 में इलेक्शन हुए। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बट द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वॉज स्पेक्टेकुलर।
सो जो जनरल सीट्स थी उस पर तो कांग्रेस जीती, पर जो मुस्लिम सीट्स थी उस पर कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ। इट परसिस्टेड विद इट्स डिमांड फॉर पाकिस्तान। सो वो लोग चाहते थे हमको पाकिस्तान बना के दो, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए, हम इंडिया में नहीं रहेंगे, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन, मतलब इंडिया का विभाजन करो, पाकिस्तान लाओ। In March 1946, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and to suggest a suitable political framework for a free India. So March 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसने 3-member मिशन टू दिल्ली भेजा, दिल्ली में 3-member मिशन भेजा, तो वो डिमांड को एग्जामिन करना चाहते थे एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया। सो मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने दिल्ली में लोग भेजे और वो देखना चाहते थे ये जो डिमांड कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की, और क्या कर सकते हैं इंडिया को फ्री करने के बारे में। दिस मिशन सजेस्टेड इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड एंड कंस्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज कन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी ऑफ फॉर मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। तो मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या सजेस्ट किया कि इंडिया को अलग नहीं होना चाहिए, मतलब मुसलमानों को इंडिया से नहीं जाना चाहिए, और हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहनी चाहिए, और थोड़े से मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज रखने चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसा ब्रिटिशर्स ने उनको सजेस्ट करा। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स टू एग्री टू स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। पर तो भी अभी भी जो मुस्लिम लीग थे, कांग्रेस थी, वो कुछ चीज़ें नहीं मान रहे थे। पार्टीशन नाउ बिकम मोर और लेस इनएविटेबल, अब लग रहा था पार्टीशन होगा ही, मतलब जो इवन ब्रिटिशर्स भी थे वो भी सलाह दे रहे थे कि आप लोग अलग ना हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, मतलब मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए हिंदुस्तान से। और काफ़ी नेता भी थे भाई, जैसे आपने पढ़ा बादशाह खान थे, पश्तूनों के नेता, वो भी चाह रहे थे नहीं अलग हों। फिर मौलाना आज़ाद, मतलब खुद काफ़ी ऐसे मुस्लिम नेता थे जो नहीं चाह रहे थे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का पार्टीशन हो, वो सब चाह रहे थे सब एक ही जगह रहे, ठीक है। सो यहाँ आए पेज नंबर 126। रिफ्यूजीज फ्रॉम रायट टोन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। अब मतलब जब ये विभाजन हुआ, भारत इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ, सो लोगों ने मतलब बहुत मारधाड़ हुई, बहुत मतलब हिंदुओं ने मुस्लिम्स पे अटैक, मुस्लिम्स ने हिंदुओं पे अटैक किया, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी हालत हुई, मतलब बहुत गंदी तरह से पार्टीशन हुआ, बहुत लोग मरे, औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, बच्चे मरे, आदमी मरे, औरतें मरी, मतलब बहुत, मतलब उस टाइम जो होगा आप उससे पूछो क्या हालत थी। मतलब अगर आपके कोई दादा दादी हैं, अगर वो 1947 विभाजन देख के आए हैं, वो आपको बताएंगे देश में क्या हाल था, बहुत बुरा हालत था देश का, मतलब इतना ख़राब टाइम था कि कोई बता ना सके। सो यहाँ आप देख सकते हो ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये हैं रिफ्यूजीज़ फ्रॉम रायट टॉन पंजाब गैदर इन न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड। सो ये रिफ्यूजीज़ हैं, रिफ्यूजीज़ मतलब इनको इनके घरों से निकाल दिया गया है। सो ये शरण लेने आए हैं, शरणागति हैं, कहाँ से, पंजाब में बहुत दंगे हुए थे, पंजाब में फुल दंगे हुए थे, ये सारे दिल्ली में आ गए हैं, ये सारे पंजाबीज दिल्ली में आए हैं खाने और फूड की तलाश, खाने और घर की तलाश में। तो आप देखोगे दिल्ली में आज भी आपको पंजाबीज की मेजोरिटी दिखेगी, ठीक है, मतलब उनको पंजाब से ही मतलब निकाल दिया गया था, बहुत बुरी हालत थी, बहुत झगड़े हुए थे चारों तरफ। So page number 126. After the failure of cabinet mission, the Muslim League decided on mass agitation for winning its Pakistan demand. So जब ये कैबिनेट की मीटिंग हुई तो जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया कि अब हम विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, ताकि हमारी जो ये पाकिस्तान की डिमांड हो वो पूरी हो। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस करा। उन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे करेंगे ऑन दिस, मतलब हम अब एक्शन लेंगे, तुम हमारी मांगे नहीं मान रहे हो, पाकिस्तान हम मतलब हमको पाकिस्तान करके नहीं दे रहे हो, तो हम एक्शन लेंगे। ऑन दिस डे राइट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो डायरेक्ट एक्शन डे में मारधाड़ हुई, बहुत मारधाड़ हुई, और कलकत्ता में दंगे फसाद हो गए और कलकत्ता के बहुत लोग मर गए, हज़ारों लोग मर गए। सो दंगों के बाद बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। सो दंगे हुए तो मार्च 1947 से वायलेंस हुआ, मतलब सब जगह एकदम दंगा फसाद हो गया अलग अलग हिस्सों में नॉर्थन इंडिया के। सो मैनी 100,000 पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटैलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन।
सो काफ़ी हज़ारों लोग मारे गए और बहुत सारी औरतों को औरतों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार हुआ, ब्रुटैलिटीज़ हुई उन पे पार्टीशन के दौरान, बहुत हज़ारों लोग मारे गए। लाखों लोगों को ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाल दिया गया, उन्हें अपने घरों से ही निकाल दिया गया, खदेड़ दिया गया। और वो उनको अलग अलग जगहों पे चले जाना पड़ा, वो रेफ्यूजी बन गए, दूसरे जगहों में जाके वो शरणागत बन गए। मतलब ऐसा हो गया था कि निकलो नहीं तो हम मार देंगे। Partition also meant that India changed, many of its cities changed and a new country Pakistan was born. So partition की वजह से इंडिया बदला, उसकी cities बदली, पाकिस्तान का जन्म हुआ. So the joy of our country's independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. जो हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिली उसकी खुशी थी, और साथ ही साथ ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन था, जो दंगे थे, उसके दुख के साथ आया। मतलब खुशी जी नहीं पाए, क्योंकि दंगों की हालत, मतलब दंगों की वजह से इतनी मौतें हुई, इतने लोगों ने अपने घर खो दिए। और इवन आपके बड़े बताएंगे कि क्या हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। लोग अपना जो इंडिपेंडेंस है वो इंजॉय ही नहीं कर पाए, आज़ादी इंजॉय नहीं कर पाए। दिस वॉज ऑल अबाउट आवर चैप्टर द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s 1880s 1870s 1947। ठीक है। मतलब जब से ब्रिटिशर्स आए तब से आज़ादी तक का ये सारा मूवमेंट था। अभी हम इस चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया अच्छे से। अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो अंदर ही अंदर दिए जाते हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लेट्स रिकॉल में से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज पेज 127। पहले लेट्स रिकॉल के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर लेट्स डिस्कस के 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर ठीक है। ये हम टोटल 9 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अभी। बच्चों, अभी हम क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस करते हैं। वाई वर पीपल डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन द 1870s 1880s। लोग ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाइड क्यों थे 1870s 1880s में? पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल इन 1870s 1880s ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। क्या थी रीजन्स? फर्स्ट रीजन थी ब्रिटिश पास द आर्म्स एक्ट इन 1878 विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम पोसेसिंग आर्म्स। ब्रिटिशर्स ने आर्म्स एक्ट मतलब हथियारों की एक्ट पास की थी, जिसमें इंडियंस को हथियार रखने से मना किया गया था। दूसरा, इन द सेम ईयर दे पास्ड वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। वर्नैकुलर मतलब जो लोकल भाषा होती है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास की थी। दिस एक्ट स्नैच द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस एक्ट ने मतलब आज़ादी छीन ली थी स्पीच और एक्सप्रेशन। इट अलाउड द गवर्नमेंट टू कन्फिस्केट द एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग their printing press if the newspapers published anything that was critical of the government। इसमें जो गवर्नमेंट थी उसने गवर्नमेंट को पूरी आज़ादी थी कि वो न्यूज़पेपर की सारी चीज़ों को जब्त कर ले, प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर ले। अगर उन्होंने न्यूज़पेपर्स ने कुछ भी गलत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छापा तो वो जब्त कर लेंगे। थर्ड, इन 1883 द इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल was introduced. The bill provided for the trial of British or European persons by Indians and sought equality between British Indian judges in the country, but the white opposition forced the government to withdraw the bill। अब मतलब एल्बर्ट बिल क्या था? एल्बर्ट बिल में ऐसे था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं उनको इंडियन जज ट्रायल करेंगे, मतलब इंडियन जजेस का भी उतना ही फैसले का मान रहेगा, पर वाइट्स ने उसे अपोज किया। जो ब्रिटिशर्स यूरोपियंस थे उन्होंने ये बिल एल्बर्ट बिल पास नहीं होने दिया, तो इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। ठीक है। ये 3 कारणों की वजह से इंडियंस थोड़े डिससेटिस्फाइड। तो पहला आर्म्स एक्ट, दूसरा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, और तीसरा एल्बर्ट बिल उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया। ठीक है। ये 3 कारण थे कि इंडिया को गुस्सा आया। क्वेश्चन 2, हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर? जो क्वेश्चन 2 पूछ रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलना चाहती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर द एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसके लिए बोलना चाहती थी? वो
सब लोगों के लिए बोलना चाहती थी। मतलब शुरू में इंडियन नेशनल कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, बंगाली, पंजाबी सबके लिए थी। फिर नेक्स्ट है व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया। सो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी इंडिया में, उसका देश के आर्थिक स्थिति में क्या फ़र्क पड़ा था। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उससे डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर था, मतलब जो कहते हैं ना हथियारों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो पूरा भार किस पे आया था, इंडियन गवर्नमेंट पे आया था। ठीक है। सो गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट। सो गवर्नमेंट ने बदले में क्या किया, गवर्नमेंट ने बदले में टैक्स बढ़ा दिए लोगों के, मतलब टैक्स बढ़ा दिए लोगों की इनकम पे, बिजनेस प्रॉफिट्स में। Increased military expenditure and the demand of war supplies led to the sharp rise in prices which badly affected the common mass. ठीक है। So increased military expenditure, demands of war supplies led to sharp rise in prices which badly affected the common mass. फिर क्या हुआ, उनके जो मिलिट्री के एक्सपेंसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे और वो उनको जो वॉर का सामान था वो चाहिए था घड़ी घड़ी, तो इसकी वजह से वो टैक्स बढ़ाए जा रहे थे आम आदमी पे। इससे क्या हुआ, जो आम आदमी है वो एकदम हैरान हो गया। दे फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फुलफिल इवन देयर एसेंशियल नीड्स। सो अभी उनको प्रॉब्लम हो रही थी अपनी ज़रूरियातें, बेसिक ज़रूरियातें पूरी करने में भी। बट द बिजनेस ग्रुप्स अर्नड ह्यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम द वॉर। अब इस मतलब पर जो बिजनेसमैन थे उनको बहुत वॉर में फ़ायदे हुए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के सामान सारे ख़त्म हो गए थे हथियारों के, तो इन बिजनेसमैन से ये लोग सामान लेने लगे, तो बिजनेसमैन का बिजनेस होने लगा। द वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक जूट बैग्स, क्लोथ, रेल्स, कॉस्ट अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज इनटू इंडिया। सो ब्रिटिशर्स का जो सामान है वो अब इंडिया आना बंद हो गया, क्योंकि उनको वॉर में ही सारा सामान जाने लगा। सो इससे जो हमारे इंडियन बिजनेसमैन हैं उनके बिजनेस में तेजी आ गई। एज अ रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपांडेड ड्यूरिंग द वॉर। उल्टा वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, बहुत ज़्यादा फली फूली। व्हाट डिड मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क फॉर। सो जो मुस्लिम लीग रिवॉल्यूशन था 1940 का, वो क्या मांग रहा था, मतलब जो मुस्लिम लीग था वो 1940 में क्या मांग रहा था। द मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन ऑफ 1940 आस्क्ड फॉर independent states for Muslim in the north western and eastern areas of the country. सो मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन था वो मांग रहा था 1940 का, इंडिपेंडेंट स्टेट्स फॉर मुस्लिम्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री। सो मुस्लिम लीग था वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मांग रहा था मुसलमानों के लिए इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्री, मतलब वो चाहते थे मुसलमानों का अलग स्टेट हो। द रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन और द नेम पाकिस्तान। उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, उस टाइम उन्होंने ऐसे भी नहीं बोला था उन्हें पार्टीशन चाहिए, उन्हें विभाजन चाहिए। सिंपली मुस्लिम लीग ने बोला था हमें मुसलमानों के लिए अलग राज्य चाहिए। क्वेश्चन 5, हु वर द मॉडरेट्स, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। सो मॉडरेट्स कौन थे और वो किस तरह से ब्रिटिश रूल के खिलाफ, हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के खिलाफ वो कैसे स्ट्रगल करना चाहते थे। सो मॉडरेट्स वर अगेंस्ट टेकिंग एक्सट्रीम एक्शंस। मॉडरेट्स क्या थे, वो चाहते थे बड़े बड़े कदम ना उठाए जाएं। दे हैड डीप फेथ इन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, उनको गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। They were of the opinion that slowly and steadily they would make the British to go to their land. बोले धीरे धीरे हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल देंगे। मॉडरेट शांति वाले लोग थे। The moderate leaders developed public awareness about the unjust nature of the British rule. वो लोगों में घड़ी घड़ी ये लोगों में लाते थे, अवेयरनेस लाते थे भाई ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ। They published newspapers, wrote articles, showed how British rules was leading to economic ruin of the country. न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, आर्टिकल्स लिखे और उन्होंने दिखाया कि जो ब्रिटिश रूल है वो हमारे पूरे देश को बर्बाद कर देगा, इकोनॉमिक रूइन कर देगा। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन। उन्होंने ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ किया, ब्रिटिश रूल को उन्होंने बुरा भला कहते थे
और वो अलग अलग देश के हिस्सों में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे ताकि पब्लिक को और ज़्यादा जागरूक कर सकें. They believed that British had respect for the ideals of freedom and justice and therefore they would definitely accept all the demands of the people of India. उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स समझेंगे हमारी बात. The main task was to acknowledge the British government with these demands. ब्रिटिशर्स को खाली समझाना है भाई हमें आज़ाद कर दो. मतलब मॉडरेट शांति वाले लोग थे, सिर्फ बातें करना जानते थे, न्यूज़पेपर्स लिखते थे, मतलब वो इस तरह से पढ़े, मतलब शांति, ठीक है, मॉडरेट्स ऐसे थे. क्वेश्चन 6, हाउ वॉज द पॉलिटिक्स ऑफ रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडरेट्स. अब मॉडरेट्स से अलग थे रेडिकल्स क्या थे. द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस चेरिश डिफरेंट ओपिनियंस. जो रेडिकल्स थे कांग्रेस के वो उनके अलग ही विचार थे. दे हैड डीप फेथ इन एक्शन एंड वांटेड टू ड्राइव अवे फॉरेनर्स एज सून एज पॉसिबल. वो एक्शन चाहते थे, मतलब लड़ाई झगड़ा और झगड़ के भगाना चाहते थे ब्रिटिशर्स को. कौन थे वो? Some leaders in the Congress such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai did not like the ideas of moderates. इन लोगों को, इन तीनों को, इनके जैसे और भी नेताओं को ये मॉडरेट्स की सोच बिल्कुल समझ नहीं आई. They criticized the moderates for their politics of prayers and gave emphasis on self-reliance and constructive work. वो मॉडरेट्स को बोलते थे कि आप भाई ये जो प्रेयर पॉलिटिक्स बंद करो और आप अभी कुछ काम करो, मतलब ये सिर्फ पॉलिटिक्स मत करो. दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज. उन्होंने आर्ग्यू किया कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए. अनलेस दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल यूनाइटेडली दे वुड नॉट ब्रिंग इंडिपेंडेंस टू देयर कंट्री. उन्होंने कहा जब तक हम लोग ब्रिटिश रूल के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हम ब्रिटिश रूल के खिलाफ यूनाइट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंस नहीं आएगी, देश में इंडिपेंडेंस नहीं आएगी. तिलक रेज द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. तिलक ने स्लोगन भी दिया कि फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन 7. डिस्कस द वेरियस फॉर्म ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. हाउ डिड द पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ और इससे गांधी जी को लोगों ने क्या समझा. द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड फार एंड वाइड. इट टुक वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बहुत दूर दूर तक फैला और लोगों ने अलग अलग तरह से इसे किया. खेड़ा में, इन खेड़ा गुजरात के खेड़ा में पाटीदार पीजेंट्स वर वरीड अबाउट द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश, हेंस दे ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट इट. जो गुजरात का खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो पाटीदार फार्मर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हाई लैंड रिवेन्यू जो टैक्सेस थे उनको बहुत उसकी चिंता थी. ब्रिटिशर्स बहुत टैक्स लेते थे तो उन्होंने भी नॉन वायलेंट कैंपेन चालू की अपनी. कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु में लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. आंध्र में और तमिलनाडु में लिकर शॉप्स को घेरा गया, अंदर नहीं जाने दे रहे थे लोगों को. In the Guntur district of Andhra Pradesh, the tribals and poor peasants started several forest satyagrahas, sometimes sending their cattle into the forest without paying grazing tax. They were very much fed up with the restrictions imposed on them by the British regarding the use of forest. They wanted the abolition of forest regulation. आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी थे, पुअर पीजेंट, गरीब फार्मर थे, उन्होंने बहुत सारा फॉरेस्ट सत्याग्रह चालू किए और वो कैटल्स को फॉरेस्ट में भेजते थे और कोई टैक्स नहीं भरते थे, ग्रेजिंग टैक्स नहीं भरते थे. और वो बहुत तंग आ गए थे कि जो ब्रिटिश थे उन पे रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए. दे वांटेड द एबोलिशन ऑफ द फॉरेस्ट रेगुलेशंस. वो चाहते थे कि ये जो फॉरेस्ट के रूल्स हैं वो सारे बंद कर दिए जाएं. In Sindh, now in Pakistan, Muslim traders and peasants were very enthusiastic about the Khilafat call. In Bengal too, the Khilafat non-cooperation alliance gave enormous communal unity and strength to the national movement. जो अभी पाकिस्तान है, in Sindh now in Pakistan, जो पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान का सिंध है तो वहाँ पे मतलब पहले तो वो इंडिया में ही था. तो मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल. जब खिलाफत मतलब जब खिलाफत के लिए खिलाफत ब्रदर्स ने बोला तो वो लोग पाकिस्तान सिंध वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए. इन बंगाल टू खिलाफत नॉन कॉपरेशन अलायंस गिव एनॉर्मस कम्युनल यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट. लोग आ गए, हिंदू मुस्लिम एकता हुई ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट मिला. मतलब इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ सिक्स सॉट टू डिराइव आउट करप्ट महान्स.
पंजाब में अकाली अकाली दल ने रिवॉल्ट किया और उन्होंने करप्ट महंत को निकाल दिया ब्रिटिशर्स की मदद से गुरुद्वारों से। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड विद द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो इसको भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोल रहे थे। इन असम टी गार्डन लेबरर्स लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन बिकेम द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। असम में जो टी गार्डन के लेबरर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की प्लांटेशंस को छोड़ दिया और वो गांधी जी के फॉलोअर्स बन गए। सो अब क्या हुआ, मतलब ये मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ये लोग ऐसे देख रहे थे, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था कि ब्रिटिशर्स की चीज़ें मत यूज़ करो, ब्रिटिशर्स के मतलब ये सब था। पर ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऐसे देख रहे थे। तो खेड़ा में कोई ऐसे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, ठीक है। सो आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो हर जगह ये लोग ऐसा कर रहे थे और वो सब सोच रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ठीक है। मतलब हर कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कर रहा था। People viewed Gandhi ji as a messiah, as someone who could help them overcome their misery and poverty. सो लोग गांधी जी को मसीहा के तौर पे देख रहे थे, वो उन्हें भगवान की तरफ मान रहे थे, भगवान का मैसेंजर मान रहे थे कि वो उनको उनके दुखों से, उनकी गरीबी से दूर करेंगे। तो गांधी जी अभी तो फिलहाल तो फ्रीडम पे ही फोकस कर रहे थे, दुख गरीबी पे उनको ऐसे लग रहा था वो गांधी जी उनके दुख और गरीबी दूर करने आए हैं। पर फिलहाल गांधी जी का फोकस था भारत को आज़ाद कराना ब्रिटिशर से। गांधी जी को लगता था यही सबसे बड़ी दुख है, तकलीफ है फिलहाल इंडिया की। क्वेश्चन 8, व्हाई डिड गांधी जी चूज टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ? गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना, नमक का कानून ही क्यों तोड़ने का चुना? सो गांधी जी वॉज वेरी मच वरीड अबाउट द सॉल्ट लॉ, उनको बहुत चिंता थी वो जो नमक का कानून था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट। इस लॉ के हिसाब से मतलब जो स्टेट है उसकी मोनोपोली थी सॉल्ट के मैन्युफैक्चर पे, उसकी सेल पे। गांधी जी को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंफुल है, मतलब पापदायक है अगर आप सॉल्ट पे टैक्स लगा दो, क्योंकि वो एक इसेंशियल आइटम है हमारे फूड में और वो रिच को भी चाहिए, पुअर को भी चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि लॉ को तोड़ दें। तो और सब लोगों ने सपोर्ट भी किया उस लॉ को। सो गांधी जी का जो ये सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट मार्च था, मतलब जो उन्होंने लड़ाई लड़ी सॉल्ट का कानून तोड़ने में, वो सक्सेसफुल रही। आज तक आप लोग पता है, आपको डांडी मार्च आज तक पढ़ते हो तो सक्सेसफुल रही वो लड़ाई उनकी। नेक्स्ट है डिस्कस दोस डेवलपमेंट्स ऑफ द 1937-47 पीरियड दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। 1937 से 47 के बीच में ऐसा क्या क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान बन गया, ठीक है। पाकिस्तान क्यों बना 1937-1947 में, ऐसा क्या हुआ? सो क्या हुआ 1937-47 में? सो आंसर है फ्रॉम 1930s द मुस्लिम लीग्स बिगेन व्यूइंग मुस्लिम्स। सो 1930 से जो मुस्लिम लीग थी, मतलब ये जो मुस्लिम पार्टी थी, बिगेन व्यूइंग मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। 1930 से उनके मन में आ गया था कि भाई मुस्लिम्स अलग हैं हिंदूज से। दिस नोशन माइट हैव डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन सम हिंदू मुस्लिम ग्रुप्स 1920-30। उनके मन में ये इसलिए आया कि 1920-1930 में बहुत झगड़े चल चुके थे हिंदू मुसलमानों के बीच। द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 ऑल्सो माइट हैव कन्विंस्ड द लीग दैट द मुस्लिम्स that were a minority and they would always have to play second fiddle in any democratic structure. So मुस्लिम्स को लगा कि हमें हमेशा एक सेकंड लीड की तरह ही काम करना पड़ेगा, उनको मन में ऐसा आ गया। कांग्रेस ने उनकी इच्छा भी नहीं पूरी की। जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीग गवर्नमेंट बनाई जाए तो वो उनको मना कर दिया, इससे उनको गुस्सा आया। 1940 में क्या हुआ, 1940 में जो लीग थी वो उन्होंने बोला हमें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए। उस टाइम उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं की थी। 1945 में ब्रिटिश ने कांग्रेस के साथ नेगोशिएट किया, ब्रिटिशर्स ने लीग के साथ, और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की बात की। तो ये जो टॉक्स थी वो सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि लीग ने जो है जब ब्रिटिशर्स हिंदूज मुस्लिम्स के बीच में बातें हुई तो सक्सेसफुल नहीं रही। क्योंकि उस टाइम उनको लग रहा था कि भाई हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। कांग्रेस प्रूव दिस क्लेम बिकॉज आई हैव स्टिल सपोर्टेड इट। अभी भी मतलब बहुत मुस्लिम्स को ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन नहीं समझ आ रहा था।
In March 1946, cabinet mission came to Delhi to examine his demand and to suggest a suitable political framework for a free India. सब 1946 में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें बात करी गई कि ये करना चाहिए कि नहीं. इस मिशन ने समझाया कि नहीं, इंडिया को पाकिस्तान अलग नहीं होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए और थोड़ा मुसलमानों को अलग राज्य दे देना चाहिए. पर कोई इस बात को नहीं माना, ना कांग्रेस पार्टी मानी ना मुस्लिम लीग मानी. द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन मेड पार्टीशन इनएविटेबल. अब ज़रूरी हो गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होंगे. अल्टीमेटली 1947 पार्टीशन टुक प्लेस विद द बर्थ ऑफ न्यू कंट्री पाकिस्तान. आखिर 1947 में पाकिस्तान का जन्म हुआ. ठीक है. 1947 हम बनाते हैं 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे, और आई थिंक 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का बॉर्न डे है. ठीक है. एक दिन पहले वो पैदा हुआ था पाकिस्तान और एक दिन बाद इंडिया आज़ाद हुआ था. दिस वॉज ऑल अबाउट अवर इंडिया, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट. आज आपको सिर्फ NCERT एक्सरसाइज लिखनी है सारी जितनी हमने डिस्कस की. 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, 9 के 9 लिखने हैं. दिस इज़ मी और ऋषिका मैम रिक्वेस्टिंग, भाई बीच में कोई आंसर गपचाना मत, कोई पॉइंट काटना मत. राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी द एंटायर थिंग. थैंक यू.